आज हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करने जा रहा हूँ मैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या कहता है जी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो सा है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है इसकी बेस क्या है, इसकी बुनियाद क्या है? इसकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर इसकी बुनियाद है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है कि एनर्जी जो सी है उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर सोलर पैनल है। सोलर पैनल क्या करता है? ये सूरज से आने वाली रेज़ को बिजली में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से पानी है, पानी क्या करता है? हम पानी के ज़रिए से बिजली प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, थर्मल, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, यानी कि ये स्टेटमेंट है। हमेशा याद रखना, लॉ जो सा होता है ना उसकी डेफिनेशन नहीं होती, उसकी स्टेटमेंट होती है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा सकता है, लेकिन बट इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इस एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है ना। साफ सीधी इसी एग्जांपल दिया, बिजली है, बिजली हम किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। पानी जो सा है, पानी को हम नीचे करते हैं, पानी की मदद से बिजली को प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है ना। सोलर पैनल जो सा है ये सूरज से आने वाली रेज़ की फॉर्म में जो सी एनर्जी आ रही होती है, सूरज से आने वाली जो सी रेज़ होती हैं, सूरज से आने वाली जो सी शुआएँ होती हैं, उनमें जो सी एनर्जी होती है वो एनर्जी को इस्तेमाल करता है सोलर पैनल और उसको बिजली में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज़ ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। ये इसकी दूसरी वाली स्टेटमेंट है, इसी लॉ की दूसरी वाली स्टेटमेंट है कि एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज़ ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। ये जो सी है कि एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज़ ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है, ये कप है, ये चाय का कप है, ठीक है ना। ये चाय का कप है, इस कप के अंदर चाय भरी हुई है, ये चाय का कप है, इसके अंदर ये चाय भरी हुई है, ठीक है ना। इस चाय के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है? 770 जाउल एनर्जी क्या है? स्टोर है। और जबकि सराउंडिंग जो सी है, सराउंडिंग में कितनी एनर्जी है? 70 जाउल है, ठीक है ना। 70 जाउल सराउंडिंग में है, 70 जाउल क्या है? सराउंडिंग में है। और चाय में कितनी स्टोर है जिन एनर्जी? 770 जूल। और हाँ, आपको पता है कि सिस्टम के इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो स्टेबल होना चाहती है। इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो स्टेबल होना चाहती है। स्टेबल का मतलब क्या है? स्टेबल का मतलब ये है कि एक चीज़ जो सी है उसका टेम्परेचर वो अपने आप को इन्वायरमेंट के मुताबिक, एक चीज़ अपने आप को इन्वायरमेंट के मुताबिक ढालना चाहती है। एक चीज़ अपने आप को इन्वायरमेंट में ढालना चाहती है, उसको कहते हैं हम, ये क्या है? ये चीज़ स्टेबल होना चाहती है। अब ये जो सी चाय है ये स्टेबल होना चाहती है, क्या करेगी? ये यहाँ से हीट को खारिज करेगी। आपको पता है कि सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट को खारिज होगी। कितनी हीट खारिज होगी? कितनी हीट खारिज होगी? 700 जाउल हीट खारिज होगी। और बाकी जो 70 जाउल रह जाएगी वो बीच में ही रह जाएगी। 70 जाउल यहाँ पर रह जाएगी, 700 जाउल खारिज हो जाएगी। फिर जाके इन्वायरमेंट का जो सा एनर्जी है वो सिस्टम की एनर्जी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। समझ आ गई? और जब ये एनर्जी खारिज हो रही होगी, यानी कि फॉर एग्जांपल अभी टोटल नहीं खारिज हो गई, ऐसे टोटल या कदम नहीं खारिज हो जाती। 335 जाउल फॉर एग्जांपल खारिज हो चुकी है। 335 जाउल क्या हो गई है? खारिज हो गई है, जिससे सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो गया? 335, जिससे सराउंडिंग में जो सी एनर्जी चली गई है वो 335 चली गई है।
और जबकि चाय में कितनी बाकी एनर्जी बच गई है? 335, ठीक है ना, 335। यानी कि सिस्टम की एनर्जी, सिस्टम की कौन सी एनर्जी है वो इन्वायरमेंट की एनर्जी के इक्वल ही रहेगी, वो तब्दील नहीं हो सकती। एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज़ ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। सिस्टम की एनर्जी और इन्वायरमेंट की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। जब चाय में से एनर्जी खारिज होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, तो सिस्टम की एनर्जी जो सी होगी वो कांस्टेंट ही रहेगी। सिस्टम की एनर्जी और इन्वायरमेंट की एनर्जी दोनों एनर्जीज जो सी हैं, सिस्टम की एनर्जी और इन्वायरमेंट की एनर्जी ये कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है ना, हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अब और ज़्यादा एनर्जी खारिज हो रही है, यहाँ पर अब बच गई है 70 जूल, और कितनी खारिज हो चुकी है? 700 जूल, ठीक है ना, 700 जूल खारिज हो चुकी है। जैसी एनर्जी खारिज हो जाएगी ना एनवायरनमेंट में, तो इन्वायरमेंट में खारिज हो जाएगी, यानी कि खारिज हो जाएगी, तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर पहले जैसा हो जाएगा 70 जूल। तो अब क्या हो गया? अब इन्वायरमेंट की एनर्जी भी इक्वल है और सिस्टम की एनर्जी भी इक्वल है, यानी कि दोनों सिस्टम की एनर्जी और सराउंडिंग की एनर्जी हमेशा किसी भी पॉइंट पर कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? ठीक है ना, हर पॉइंट पर जब ये एनर्जी सिस्टम से खारिज हो रही होगी ना, हमेशा याद रखना, सिस्टम से जब ये एनर्जी रिलीज़ हो रही होगी ना, तो हर पॉइंट पर सिस्टम की एनर्जी और सराउंडिंग की एनर्जी, ये दोनों एनर्जी जो सी होंगी वो कांस्टेंट ही रहेंगी, एक जैसी ही रहेंगी, ठीक है ना। जितनी एनर्जी सराउंडिंग में गई है, जितनी एनर्जी सराउंडिंग में गई है उतनी ही एनर्जी सिस्टम में प्रेजेंट होगी, ठीक है ना, सिस्टम में प्रेजेंट होगी। इसको कहते हैं हम एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज़ ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये दूसरी वाली स्टेटमेंट है इसी लॉ की, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, के जितनी यानी कि सिस्टम में एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है जबकि सराउंडिंग में बहुत कम एनर्जी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा? सिस्टम से एनर्जी खारिज होती जाएगी, और जब सिस्टम एनर्जी खारिज कर रहा होगा सराउंडिंग की तरफ, तो सराउंडिंग में जितनी एनर्जी खारिज हो रही होगी उतनी ही एनर्जी सिस्टम में प्रेजेंट होगी हीट की फॉर्म में, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों में जो उनसी एनर्जीज़ होंगी वो ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट ही होंगी, ठीक है ना। ये है जी इसकी दूसरी वाली डेफिनेशन, दूसरी वाली स्टेटमेंट मैंने इस वाली डायग्राम से समझा दी है कि एनर्जी जो उनसी होती है वो जब सिस्टम से खारिज हो रही होती है ना, जब एनर्जी सिस्टम से खारिज हो रही होती है, जब एनर्जी सिस्टम से खारिज हो रही होती है, जब एनर्जी सिस्टम से खारिज हो रही होती है, तो उस दौरान जो उनसी एनर्जी इन्वायरमेंट की तरफ जा रही है, ठीक है ना, इन्वायरमेंट की एनर्जी और सिस्टम की एनर्जी दोनों एनर्जीज जो सी होंगी वो ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट ही रहेंगी। जितनी एनर्जी सराउंडिंग में हीट की फॉर्म में गई है उतनी ही एनर्जी हीट की फॉर्म में सिस्टम में मौजूद होगी। इसे हम कहते हैं कि एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज़ ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन में जाओ, एक्सप्लेनेशन में ये है जी, सपोज वी हैव अ सिलेंडर, हमारे पास एक सिलेंडर है, फॉर एग्जांपल ये है जी सिलेंडर, ठीक है ना, ये है जी सिलेंडर, ये है जी सिलेंडर, ठीक है। यहाँ पर ये पिस्टन है, ठीक है ना, इसके अंदर क्या है? ये गैस भरी हुई है, इसके अंदर क्या है? ये गैस भरी हुई है, ठीक है ना। जैसे ही आप इसको हीट करेंगे, ये नीचे से आपने हीट किया इसे, तो इसका वॉल्यूम पहले था V1,
पहले क्या था, इसी गैस का वॉल्यूम V1 था। जैसे ही आपने इसको हीट किया तो यहाँ पर ये पिस्टन चला गया ऊपर की तरफ ऐसे। जैसे ही ये पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाएगा ना, अब इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, V2 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ पर इसकी एनर्जी थी, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थी पहले E1 थी, लेकिन जैसे ही हीट दी, जैसे ही आपने इसको हीट दी, ठीक है ना, तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। जैसे ही मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो मॉलिक्यूल्स ने इस पर पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाया। जैसे ही प्रेशर लगाया तो पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इस दौरान मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी E2 होगी, पहले जैसे नहीं होगी, क्योंकि अब जो सी एनर्जी होगी वो E2 होगी। पहले मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या थी, कम थी। उस एनर्जी को, मॉलिक्यूल्स में मौजूद उस एनर्जी को नाम दिया था E1। लेकिन जैसे आपने हीट प्रोवाइड की, ठीक है ना, सिलेंडर में मौजूद गैस के मॉलिक्यूल्स को, तो गैस के मॉलिक्यूल्स ने उस हीट को जज़ब किया। जैसे हीट को जज़ब किया तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स ने पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाया। तो पिस्टन क्या हो गया, नीचे से ऊपर की तरफ चला गया। जैसे ही पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, किसकी वजह से गया, मॉलिक्यूल्स में मौजूद काइनेटिक एनर्जी की वजह से गया। यानी कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी हुई है, यानी कि पहले जैसी नहीं है। पहले कम थी काइनेटिक एनर्जी, पहले एनर्जी क्या थी, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की थी, कम थी। लेकिन जैसे आपने हीट प्रोवाइड की तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़कर E2 हो गई और वॉल्यूम भी बढ़कर V2 हो गया। ठीक है ना, ये वाली सारी की सारी बातें लिखनी है कि सपोज वी हैव अ सिलेंडर विद अ मूवेबल पिस्टन। मूवेबल पिस्टन वाला हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है ना। व्हेन द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ V1, इनिशियल वॉल्यूम है जी गैस का V1 है, एंड इंटरनल एनर्जी इज़ E1, और जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो E1 है। नाउ अब हम हीट करेंगे, वही हीट द सिलेंडर, हीट किया सिलेंडर को, हीट द सिलेंडर एंड वॉल्यूम इज चेंज्ड फ्रॉम V1 टू V2। तो वॉल्यूम जो है वो V1 से चेंज होकर V2 में चला गया। एंड वॉल्यूम इज चेंज्ड फ्रॉम V1 टू V2 एंड इंटरनल एनर्जी जो है वो भी चेंज होगी। इंटरनल एनर्जी इज चेंज्ड फ्रॉम E1 टू E2। नाउ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज गिवन बिलो। ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी में चेंज को हम इस तरह से लिखेंगे, इंटरनल एनर्जी है, इसमें चेंज को इस तरह से लिखेंगे, ये E2 में से माइनस करेंगे E1, ये इंटरनल एनर्जी में चेंज आ गया। ठीक है ना, क्यों चेंज आया, हीट की वजह से। अब इसका फार्मूला होता है Q प्लस W, और डेल्टा E हमारे पास आ गया है ठीक है ना, ये आ गया जी डेल्टा E हमारे पास, Q प्लस W। प्लस की जगह माइनस भी लगा सकते हो, प्लस की जगह माइनस भी लगा सकते हो, लाजमी नहीं है कि प्लस ही आएगा, यहाँ पर माइनस भी आ सकता है। अगर वर्क हो बाय द सिस्टम, अगर वर्क हो बाय द सिस्टम तो माइनस आएगा, अगर वर्क हो ऑन द सिस्टम तो प्लस आएगा। ठीक है ना, समझ आ गई आपको, या भी मैं वजाहत कर देता हूँ, पीछे मैंने बताया भी था। ठीक है ना, ये क्या है, डेल्टा E इंटरनल एनर्जी में चेंज का फार्मूला है। क्यों कहते हैं हीट को, जोन सी आपने हीट दी है, जोन सी आपने हीट दी है, जोन सी आपने यहाँ पर हीट दी है वो है जी Q, और ये जोन सा वर्क हुआ है, वर्क किसे कहते हैं कि पिस्टन जोन सा है ये नीचे से ऊपर की तरफ गया है, यानी कि जब आपने हीट प्रोवाइड की तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। जैसे ही मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो उन्होंने पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाया, जैसे ही पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाया तो पिस्टन ने नीचे से ऊपर की तरफ सफ़र किया, तो इसको हम कहते हैं ये क्या है, वर्क हुआ है। ये क्या है, वर्क हुआ है। और ये वर्क आपने नहीं किया, सिस्टम ने अपने आप ही वर्क प्रोड्यूस कर दिया। सिस्टम जब अपने आप ही, आपने थोड़ी ना इसको पकड़कर ऊपर की तरफ खींचा है, सिस्टम ने अपने आप ही पिस्टन को नीचे से ऊपर की तरफ मूव किया।
अगर सिस्टम अपने आप ही वर्क प्रोड्यूस कर देना तो तब वर्क की वैल्यू, तो तब जो उनसे वर्क के साथ साइन आएगा वो माइनस में आएगा। हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, चलो ठीक है ना, ये लो जी माइनस लगा दिया। लेकिन अगर आप खुद सिस्टम को, आप खुद पिस्टन को पकड़कर ऊपर की तरफ खींचो और वॉल्यूम अपने आप बढ़ा दो तो तब जो सा वर्क होगा ना वो पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि आपने सिस्टम को मजबूर किया है कि भाई तू वर्क कर, ठीक है ना, खुद पकड़ कर खींचा है पिस्टन को, तब जाकर वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे है जी इसके साइन कन्वेंशन की बात कि व्हेन इंटरनल एनर्जी इंक्रीज देन साइन इज पॉजिटिव। जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है यहाँ पर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, E1 से E2 हो रही है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव में आएगी, साइन इज़ पॉजिटिव। व्हेन इंटरनल एनर्जी डिक्रीज देन साइन इज़ नेगेटिव। जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी तब साइन नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, यानी कि ये देखें, हमेशा याद रखना कि सिस्टम, ये देखें व्हेन इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी E1 से E2 हो रही है सिस्टम की, यानी कि इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ रही है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, E1 से E2 हो रही है, ठीक है ना। तो E2 के साथ कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव वाला, और E1 की चूँकि इंटरनल एनर्जी सिस्टम की जो सी पहले वाली इंटरनल एनर्जी थी वो कम थी, इसलिए E1 के साथ कौन सा साइन आएगा, माइनस, ठीक है ना। यही वाली बात है, डेल्टा E इज इक्वल टू होता है, यहाँ पर जब आपने हीट दी तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जैसे ही मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो उस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाया, जैसे पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाया तो पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ सफ़र किया, तो अब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, यानी कि E2 क्या है, बड़ी हुई का इंटरनल एनर्जी है इसके साथ, इसलिए प्लस आएगा। और पहले मौजूद जब हीट नहीं प्रोवाइड की थी आपने सिस्टम को, तो तब जो सी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी थी वो थी E1 थी और वो माइनस में थी, क्योंकि तब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम थी। ये है, ये वाली बात लिखी कि व्हेन इंटरनल एनर्जी इंक्रीज देन साइन इज़ पॉजिटिव, व्हेन इंटरनल एनर्जी डिक्रीज देन साइन इज़ नेगेटिव। व्हेन सिस्टम एब्जॉर्ब हीट, जब सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा हीट को, जाहिर सी बात है एब्जॉर्ब कब होगी हीट, यानी कि ये है जी बर्फ़ का कोला है, ये बर्फ़ है, ठीक है ना, ये बर्फ़ है, ठीक है ना, ये बर्फ़ है, ये बर्फ़ का कोला है, ठीक है ना। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, -20 डिग्री सेल्सियस है, जबकि बाहर वाला सराउंडिंग का टेम्परेचर है जी 25 डिग्री सेल्सियस। तो अब क्या होगा, अब एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी, कितनी एब्जॉर्ब होगी, सबसे पहले तो -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा टेम्परेचर, फिर 0 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा, -20 से 0 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा, फिर 25 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा, यानी कि हीट एब्जॉर्ब होगी 20 और 25 45 डिग्री सेल्सियस हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये 45 डिग्री सेल्सियस हीट एब्जॉर्ब करेगा ये सिस्टम अपने अंदर, ठीक है ना। तो तब जाकर सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल आएगा, चूँकि यहाँ पर सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो यहाँ पर हीट के साथ कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव का। व्हेन सिस्टम एब्जॉर्ब हीट साइन विल बी पॉजिटिव। व्हेन सिस्टम इमिट एनर्जी हीट, जैसे ही अगर सिस्टम है, सिस्टम एनर्जी नहीं, अगर सिस्टम जो सा है, सिस्टम इमिट कर रहा है हीट को, यानी कि फॉर एग्जांपल चाय है, चाय जो सी है, यहाँ पर चाय बहुत ही गर्म पड़ी हुई है, यहाँ पर चाय का टेम्परेचर है जी कोई 125 डिग्री सेल्सियस, जबकि यहाँ पर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से हीट बाहर की तरफ जाएगी, कितनी जाएगी, 100 डिग्री सेल्सियस। ये 100 डिग्री सेल्सियस गई है, हीट सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ 100 डिग्री सेल्सियस गई है, यानी कि हीट एब्जॉर्ब नहीं हुई, हीट रिलीज़ हुई है, हीट इमिट हुई है
सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ कितनी इमिट हुई है, 100 डिग्री सेल्सियस। इतनी हीट इमिट हुई है तो क्या होगा, हीट के साथ कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव का। साइन विल बी नेगेटिव। साइन व्हेन सिस्टम इमिट हीट, जब सिस्टम क्या करे, हीट को इमिट करे, जब सिस्टम क्या करे, हीट को खारिज करे ना, तो तब साइन विल बी नेगेटिव होगा। व्हेन वर्क इज़ डन द सिस्टम, जब वर्क, अब वर्क कब, साइन के बारे में बात करता हूँ, अब वर्क कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। आपको मैंने अभी बताया कि अगर आप खुद वर्क करें, अगर आप सिस्टम, अगर ये आप पिस्टन को खुद पकड़ें, खुद इसको ऊपर की तरफ ले जाएं, यानी कि आपने खुद पिस्टन को ऊपर की तरफ लेकर गए हैं, तो अब जो सा वर्क होगा वो पॉजिटिव में आएगा। लेकिन जैसे ही वर्क हुआ है, यहाँ पर आपने पिस्टन को अपने आप नहीं ऊपर की तरफ खींचा, यहाँ पर आपने हीट दी है और सिस्टम ने अपने आप ही पिस्टन को नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचा दिया, यानी कि सिस्टम ने अपने आप ही वर्क प्रोड्यूस कर दिया, तो नेगेटिव में आएगा वर्क। ये है, पीछे मैंने बताया भी हुआ है कि व्हेन वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम अपने आप ही, अगर सिस्टम अपने आप ही वर्क प्रोड्यूस कर दे तो साइन विल बी नेगेटिव। व्हेन वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, जब आप खुद सिस्टम पर वर्क करें तो साइन विल बी पॉजिटिव। वही वाली बात लिखी है, साइन कन्वर्सेशन की भी बात होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आप इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर। कांस्टेंट वॉल्यूम पर आप इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखें, इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये है, ठीक है ना, ये है, ठीक है ना, यहाँ पर करके ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, ठीक है ना। यहाँ पर ये गैस इंक्लोज है, इसके अंदर आप नीचे से हीट दे रहे हो, यहाँ पर नीचे से आप इसको हीट दे रहे हो इस तरीके से। जैसे हीट दोगे तो आपने यहाँ पर इसको बंद करके रखा हुआ है, यहाँ पर इस पिस्टन को इस तरीके से, इस पिस्टन को फिक्स करके रखा हुआ है, इस पिस्टन को फिक्स किया हुआ है, ये ना तो ऊपर जा सकता है ना ही नीचे जा सकता है। तो अब जैसे ही आप इसको गर्म करोगे ना, तो ये पिस्टन अपनी जगह पर फिक्स ही रहेगा। तो अब वो कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करो, इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कि जितनी मर्जी हीट दोगे ये पिस्टन अपनी जगह से हिलेगा नहीं। जब पिस्टन अपनी जगह से हिलेगा नहीं तो गैस का वॉल्यूम ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है ना, चाहे आप इसको हीट दो या ना दो, ठीक है। यानी कि हमें पता है कि डेल्टा ई, इंटरनल एनर्जी का फार्मूला होता है क्यू प्लस लगा दो या फिर माइनस लगा दो। चूँकि यहाँ पर हम हीट दे रहे हैं, सिस्टम को वर्क करने पर, सिस्टम ने वर्क करना था, सिस्टम ने अपने आप वर्क करना था, लेकिन आप सिस्टम को वर्क करने से रोक रहे हैं, तो चूँकि हम यहाँ पर माइनस ही लगा देते हैं, ठीक है ना। चूँकि यहाँ पर सिस्टम ने अपने आप वर्क परफॉर्म करना था, लेकिन आप सिस्टम को वर्क परफॉर्म नहीं करने दे रहे, ठीक है ना। सिस्टम अगर अपने आप ही वर्क करे ना तो हमेशा साइन माइनस आता है, ठीक है ना, समझ आती है। तो यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं, ठीक है ना, कुछ नहीं होता। तो चूँकि यहाँ पर हीट दे रहे हैं, सिस्टम को हीट दे रहे हैं, जबकि सिस्टम का वॉल्यूम क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। तो हम इस हीट के साथ, इस हीट के साइन के साथ, इस हीट के सिंबल के साथ एक छोटा सा वी लगा देते हैं कि हीट तो दे रहे हैं हम, सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो सा सिस्टम में गैस का वॉल्यूम है वो कांस्टेंट ही रह रहा है। इसका मतलब ये है कि आप सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम का जो सा वॉल्यूम है वो कांस्टेंट ही रह रहा है। क्या हुआ है, छोटा सा वी लगा दो, माइनस लगा दो और पी डेल्टा वी। यहाँ पर हमें पता है कि डेल्टा वी क्या है, कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 0। वॉल्यूम में नहीं तो चेंज होना नहीं है, गैस का वॉल्यूम सेम ही रहेगा, चाहे आप इसको हीट दो या ना दो,
पिस्टन ने ऊपर जाना नहीं, जब पिस्टन ऊपर नहीं जाएगा तो गैस का वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। अगर गैस का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो वो ज़ीरो ही रहेगा, तो ज़ीरो आ गया। डेल्टा वी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि हमें पता है कि डेल्टा वी इज इक्वल टू होता है V2 माइनस V1। चूँकि यहाँ पर चेंज ही नहीं आ रहा तो ज़ीरो ही होगा ना, ठीक है ना, समझ आ गई। तो डेल्टा वी V2 से V1 नहीं जा रहा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा वी ज़ीरो ही रहेगा। जब डेल्टा वी ज़ीरो ही रहेगा तो यहाँ पर डेल्टा वी की कीमत दर्ज कर दो, क्यू वी माइनस पी, डेल्टा वी की कीमत दर्ज कर दी, ज़ीरो आ गया, ठीक है। अब डेल्टा ई इज इक्वल टू आ गया, यहाँ पर पी को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है ना, समझ आ गई। और यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास ये कैलकुलेट होकर आ गया कि हमने इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट की, सिस्टम की, हमने सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर ली जब आप सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे थे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। जब आप यहाँ पर प्लस भी लगा दोगे ना, प्लस का साइन भी लगा दोगे, तो तब भी सेम ही आंसर आएगा, तब भी सेम ही आंसर आएगा, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये है, अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो ना, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।